स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व विधायक 2002 से लेकर 2000 रहे। एक जीवंत सामाजिक परिवर्तन कर्मी। समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो शोषण की प्रक्रिया है, किस तरीके से आज शराब पूरे गांव-गांव को खा रही है, किस तरीके से शराब आज पूरे उत्तराखंड को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर रही है, किस तरीके से जंगलों के विनाश से आज पर्यावरण ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में है। इस बात को स्वीकार किया है कि अगर उत्तराखंड का भविष्य बनना है तो उत्तराखंड की जनता ही बना सकती है उत्तराखंड को। उत्तराखंड क्रांति दल जिसने अलग उत्तराखंड राज्य बनाया, उसके थिंक टैंक सामाजिक सरोकारों के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे। समाज के प्रेरणा स्रोत, पर्यावरणविद और जिन्होंने विभिन्न तरीकों से पत्रकारिता के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व करके उत्तराखंड के जो शोषित वर्ग था, जो कमज़ोर वर्ग था, गरीब था, उसकी आवाज़ बनकर काम किया। उनके आज पुण्यतिथि है, आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि है। आज इस मौके पर मैं ये वीडियो बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन पर एक छोटा सा प्रकाश डालूंगा। एक कहावत है कि अगर एक जार में केकड़ों को रख दो तो केकड़े के ऊपर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, एक केकड़े की टांग दूसरा केकड़ा खुद खींच लेता है। ठीक वही हालत पर्वतीय समाज की भी है। वो कभी संगठित नहीं हो पाया, इतिहास इस बात का साक्षी है। और जब भी कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरा उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष और काफी हर रोज उन्होंने संघर्ष किया, तो उसका लंबा वृत्तांत बताना संभव नहीं है किसी के बस का, परंतु जितनी अपनी जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उसको आप इस वीडियो को अंत तक देखना। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। 1994 क्या हुआ ऐतिहासिक आंदोलन भी है जिसमें हिंदुस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो इस राज्य आंदोलन से प्रभावित नहीं हुआ हो। चाहे वो बंबई का पर्वतीय समाज हो, चाहे वो गुजरात का पर्वतीय समाज हो, चाहे वो दिल्ली का पर्वतीय समाज हो, जहां जहां भी पर्वतीय निवास करता है, सारा भारत आंदोलित हुआ, पर्वतीय समाज आंदोलित हुआ। और 1994 का वो ऐतिहासिक राज्य आंदोलन भी सबके सामने है, जिसने पहली बार हिंदुस्तान की जनता को यह बताया, जिसने राष्ट्रीय दलों को यह अवगत कराया कि किराए की लाखों भीड़ इकट्ठा करके भले ही थोड़ी देर के लिए लोग राजनेता बनने का नाटक करते हो, लेकिन पहाड़ से जिस तरीके से गंगा और यमुना निकल करके सारे देश को नया जीवन देती हैं, उसी तरीके से 1994 2 अक्टूबर का वो जन सैलाब, वो जनता की गंगा जो दिल्ली की सड़कों पर जो है सैलाब के रूप में निकली थी। विपिन चंद्र त्रिपाठी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के दौरहाट विधानसभा के अंदर देरी गांव में हुआ 23 फरवरी 1945 को। उनके पिताजी का नाम मथुरादत्त त्रिपाठी था और माताजी का नाम कलावती था। उनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई, प्राथमिक या सेकेंडरी एजुकेशन, वो हुई मुक्तेश्वर नैनीताल में, और उन्होंने इंटरमीडिएट की जो शिक्षा ली वो ली दौरहाट में, जहां उनका जन्म हुआ। और उसके बाद उन्होंने हल्द्वानी से इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद वो उन्होंने 1967 में ग्रेजुएशन किया कुमाऊं विश्वविद्यालय से। ये उनकी प्राथमिक जिंदगी है। अब भी उत्तराखंड का सही इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। 1962 की भारत चीन की लड़ाई रही हो, 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, 1971 का भारत बांग्लादेश का युद्ध हो, या मौजूदा कारगिल ऑपरेशन हो, सबसे ज्यादा जवान कटा है उत्तराखंड की धरती का कटा है। सबसे ज्यादा मां की गोद सुनी हुई है, बहन की मांग का सिंदूर पूछा है तो उत्तराखंड की मां की गोद सुनी हुई है, बहन की मांग का सिंदूर पूछा है। आज भी सियाचिन में 18,000 की ऊंचाई पर, आज भी कश्मीर के बॉर्डर में सर्वाधिक ऊंचाई पर 15 से 20 फुट बर्फ में अगर कोई जवान देश की सीमा के लिए बंदूक ताने खड़ा है तो वो कुमाऊं रेजिमेंट का बेटा है, गढ़वाल रेजिमेंट का बेटा है, उत्तराखंड की धरती का बेटा है। तो जिस कौम ने इस देश को सब कुछ दिया, जिस कौम ने इस देश के लिए हमेशा त्याग ही त्याग किया, वो कौम अगर अपने घर में पराई होगी और वो कौम अगर जागृत नहीं होगी, अगर वो कौम छोटे छोटे झगड़ों में लिपट करके अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में नहीं सोचेगी, तो उस कौम को कोई नहीं बचा सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके नहीं बचा सकता। क्योंकि यहाँ पर एक समझने की बात है उत्तराखंड के लोगों के लिए या फिर वो क्षेत्र
जो क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं या शोषित हैं या किसी के शोषण के लगातार शिकार हो रहे हैं, और वहाँ के लोग इस चंगुल से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो वही हालत उत्तराखंड की भी रही, चाहे वो देश की जब गुलाम था तब की बात हो या देश की आज़ादी के बाद की बात हो। उत्तराखंड में हमेशा लुटेरे रहे, चाहे वो सरकारी लुटेरे रहे हों, चाहे वो वन माफियों के रूप में रहे हों, चाहे वो खनन माफियों के रूप में रहे हों, चाहे वो भू माफियों के रूप में रहे। राज्य मिला ये किसी की कृपा से नहीं मिला, ये राष्ट्रीय दलों की कृपा से या किसी की भीख से नहीं मिला। इसके लिए पहाड़ के बेटों ने कुर्बानी दी है, अपना लहू दिया है, अपना बलिदान दिया है। और जब राज्य बना तो हमें यह उम्मीद थी कि यह राज्य यहाँ की जनता का राज्य होगा, ये राज्य यहाँ के मजलूमों का राज्य होगा, ये राज्य यहाँ के गरीबों का राज्य होगा, ये राज्य यहाँ के दलितों का, कमजोर तबकों का राज्य होगा। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी। एक नए सवेरे की हम शुरुआत करेंगे, ये हमारी परिकल्पना थी। लेकिन जिस दिन राज्य की घोषणा हुई उससे पहले भी आपको मालूम है, जब उत्तर प्रदेश से राज्य का विधेयक पारित होकर केंद्र सरकार को गया, उसमें 26 संशोधन कर दिए गए। और उसके बाद जब केंद्र ने उसको पारित किया, उसमें 29 संशोधन हुए। हमारा पानी 2 बोर्ड बने, गंगा बोर्ड बना और यमुना बोर्ड बना। गंगा बोर्ड में 3 स्टेटें हैं और यमुना बोर्ड में 6 स्टेटें हैं। उनकी राय के बगैर आप अपने गंगा के जल का उपयोग नहीं कर सकते, यमुना के जल का उपयोग नहीं कर सकते। आज भी अपने जमीन का कानून बनाने का अधिकार हमको नहीं है। वो सारे संशोधन किए गए। ये पहला राज्य है जिसके साथ ये अन्याय किया गया कि वो अपना कानून नहीं बना सकता। उत्तराखंड का जनमानस, उत्तराखंड का समाज हमेशा उनसे बाहर निकलने के लिए छटपटाता रहा। और जैसे ही ये छटपटाहट, जैसे ही वहाँ का युवा जागरूक होता है और लगभग 20-22 के आसपास की उम्र होती है, तो वो हमेशा अगर वो वहाँ के क्षेत्रीय कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो इन आंदोलनों में से प्रभावित हो जाता है और आंदोलित हो उठता है। वही चीज़ ये आज़ादी के बाद 1967 में जैसे इन्होंने ग्रेजुएशन किया, तो ये उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हुए और आंदोलनों में, समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए आंदोलन में कूद पड़े। और इन्होंने जनता के मुद्दों को उठाना शुरू किया। जहाँ जहाँ जनता के साथ अन्याय होता, जहाँ जहाँ जन आंदोलन खड़े होते, उनका नेतृत्व करने बिपिन चंद्र त्रिपाठी आगे खड़े हो जाते। उनके हितों की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों ने राज्य के तमाम हितों के साथ कुठाराघात किया। और 1965 से लेकर 1969 तक दौरान उन्होंने नैनीताल के तराई क्षेत्रों में जो भूमिहीन ग्रामीण थे, उन्हीं के अधिकारों की लड़ाई के लिए आंदोलन किया और लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1969 में इन्होंने 1968 और 1969 में इन्होंने एक युवा जन मसाल के नाम पर एक अखबार निकाला, पाक्षिक अखबार, 15 दिन में एक बार निकलता था, उसकी शुरुआत की। और उसमें क्योंकि युवा थे, जो मैंने अपने वक्तव्य के पहले भी कहा है इस वीडियो में, कि वहाँ पर एक हर समाज में, हर जगह, वहीं नहीं, क्योंकि युवा के अंदर आखिर हमें क्यों कुचला जा रहा है, अगर हमारी संसाधनों को क्यों लूटा जा रहा है, अगर हमारे हकों को क्यों मारा जा रहा है, ये आवाज़ उठती है। जैसे ही उसका खून गर्म होता है, उसके अंदर जवानी आती है, तो ये चेतना भी आने लगती है और वो आंदोलनों में खड़े होते हैं। और उनको आवाज़ देने के लिए इन्होंने 69 में युवा जन मसाल के नाम पर एक पत्र निकाला, अखबार की शुरुआत की। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने समाज के विभिन्न मुद्दों को के ओर समाज का ध्यान केंद्रित किया और जन आंदोलन का लगातार इन्होंने समर्थन किया। 1970 में और वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर का युवा जनसभा के दौरान इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने हिरासत में ले लिया और ये इनको बंद कर दिया। उसके जैसे कि ये हर आंदोलनकारी के साथ होता है, और जो लोग आगे आते हैं उनको दबाने और कुचलने की कोशिश सरकारों की हमेशा रही है। तो इनको भी 1970 में जब युवा जन का जब राष्ट्रीय स्तर की बैठक हो रही थी, तो वहाँ से इनको उठाकर हिरासत में ले लिया। हमारी आज तक कोई कृषि नीति नहीं है, हमारी शिक्षा नीति नहीं है, हमारी रोजगार नीति नहीं है, हमारी उद्योग नीति नहीं है, हमारी पर्यटन नीति नहीं है। जब नीतियां नहीं है तो आपने कितने खड़ंजे बनाए, कितने रोडों का शिलान्यास किया, ये मायने नहीं रखता। किसी भी सरकार की पहचान उसकी नीतियों से होती है। हिरासत से जब ये बाहर निकले तो ये सीधे अपने पैतृक गांव दौड़हाट आए और वहाँ ने द्रोणांचल प्रहरी के नाम पर फिर एक पाक्षिक अखबार शुरू किया। उस अखबार के माध्यम से इन्होंने वहाँ पर जो भू माफिया, अभी तो भू माफिया, वहाँ पर वन माफिया और ये व्यवसायी मिलकर जंगलों की अवैध और कटान कर रहे थे, वन माफिया मिलकर, तो उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई पर्यावरण को बचाने के लिए। और ख़ासकर जो स्टार मिल, पेपर मिल है लाल कुआं, तो इससे अपने जंगलों को बचाने के लिए इन्होंने लगातार आवाज़ उस पत्र के माध्यम से उठाई। और इस संघर्ष के कारण उनके खिलाफ प्रेस काउंसिल में एक मामला भी दर्ज हुआ। ये ठीक है, पहाड़ में पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, पेड़ बचाने हैं, लेकिन पहाड़ में अगर बड़े उद्योग नहीं लग सकते तो कुटीर उद्योगों का जाल फैलना चाहिए, पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज पहाड़ का आदमी अपने घर में पराया है, ये स्थितियां हैं।
और जब उनका ये आंदोलन चल रहा था तो 1974 में वनों की नीलामी के विरोध में इन्होंने नैनीताल में प्रदर्शन किया और इनके साथ 18 अन्य लोग वहाँ पर गिरफ्तार हुए। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद उत्तराखंड में आंदोलन ने तेजी पकड़ी। वनों की नीलामी के खिलाफ, वनों की कटान के खिलाफ, जंगलों की लूट के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ। उसके बाद चिपको आंदोलन खड़ा हो गया और इस चिपको आंदोलन का जो मुख्य रूप से इन लोगों ने नेतृत्व किया। उत्तराखंडियों जागो, पहाड़ के लोगों जागो, पहाड़ वासियों जागो। अगर नहीं जागे तो इतिहास कभी आने वाली पीढ़ियां आपको और हमको क्षमा नहीं करेंगी। और उसके बाद जब ये आंदोलन बहुत तेज हुआ तो इसकी परिणति हुई कि जो सहारनपुर पेपर मिल के खिलाफ इन्होंने चाचरी धार वन को सफलतापूर्वक बचाने में कामयाब रहे। तो 1975 में आपातकाल वो लग गया था देश में, तो उसके क्योंकि प्रखर थे, इन चीज़ों का विरोध करते थे कि जनता को जो हक हकों को अगर दबाया जाए, कुचला जाए, तो उसके लिए हमेशा प्रखर होकर विपिन चंद्र त्रिपाठी आगे आते थे और इस चीज़ को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और उस दौरान इनको 22 महीने बाद जेल से छूटे। आपातकालीन के दौरान इन्होंने लगातार देश की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते रहे और उसमें उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। कहा यह जा रहा है कि बाहर के उद्योगपति आए, उद्योग लगाएं। हमने कहा यह परंपरा आपकी पहले से रही। दिल्ली का उद्योगपति आए, बॉम्बे का उद्योगपति आए, मल्टीनेशनल आए, वो उद्योग लगाए, सब्सिडी खा के चला जाए, या उद्योग खड़ा रहेगा तो मजदूर भी बलिया से आएगा, मजदूर भी गोंडा से आएगा, मजदूर भी बस्ती से आएगा, फैक्ट्री मालिक भी बाहर से आएगा और सारी पूंजी हमारी खाएगा। हमने इस बात को कहा कि हमारे लोगों के लिए आरक्षित उद्योग नीति में स्थान रहने चाहिए। आया अगर 100 उद्योग लगते हैं तो कम से कम 70 उद्योग उत्तराखंडियों को मिलने चाहिए। 1979 में 24-25 जुलाई 1979 में मसूरी में जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ डॉक्टर डी पंत के नेतृत्व में, तो वहाँ भी ये शामिल थे और वहाँ उस क्रांति दल के ये संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। और उसके बाद लगातार उत्तराखंड में जो सामाजिक आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन हो, बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, डॉक्टर अस्पतालों में गूड़ पानी की व्यवस्था करनी है, सिंचाई की व्यवस्था करनी कि पहाड़ के बेटों ने इस देश के लिए अपना खून दिया है, तो पहाड़ के बेटों को इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि रोजगार से लेकर, पूंजी निवेश से लेकर, उद्योग में लाभ से लेकर सारे क्षेत्र में उत्तराखंड की हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। उत्तराखंड के पर्यटन में उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, उत्तराखंड की कृषि में उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, उत्तराखंड के रोजगार में उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, उत्तराखंड के उद्योग में उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। कोई कौम हिंसक पैदाइशी हिंसक नहीं होती, चाहे वो नागालैंड के लोग हों, चाहे वो मिजोरम के लोग हों। अगर उन्होंने बंदूकें उठाई तो सरकारों की, केंद्र में बैठी सरकारों की अदूरदर्शी नीतियों के कारण। और पहाड़ का बेटा जब देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना खून दे सकता है तो इन सरकारों के खिलाफ भी बंदूक उठा सकता है, इकट्ठा हो सकता है। तो घर के आंगन से लेके गांव के गुठार या घर के गुठार से लेके उन समस्याओं को लेकर दिल्ली की संसद तक का जो सफर हुआ 2000 तक उत्तराखंड बनने तक, सारे आंदोलनों का इनमें इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और अहम भूमिका निभाई। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, पहाड़ और पहाड़ियों की नंबर 1 की दुश्मन थी और हमेशा रहेंगी। इन्हीं के प्रयासों से ये रहा कि आज उत्तराखंड है। एक बार जब आसाम में क्षेत्रीय पार्टी आ सकती है, नागालैंड में आ सकती है, मिजोरम में आ सकती है, महाराष्ट्र में आ सकती है, तमिलनाडु में आ सकती है, उड़ीसा में आ सकती है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार वहां विकास की नई धारा बहा सकती है, तो क्या कारण है कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय राजनीतिक दल सत्ता में क्यों नहीं आ सकता? और उत्तराखंड का सपना देखा था जब ये सवाल उठ रहे थे, क्योंकि अलग राज्य जब बन रहे थे तो उत्तराखंड को एक पिछड़ा, भौगोलिक दृष्टि विषम परिस्थितियों वाला राज्य माना गया, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा समझा गया, आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा समझा गया और दूसरे में जो उपज की दृष्टि से भी, तो इन सारी चीज़ों के लिए उसको अलग राज्य नहीं दिया गया। जब अलग राज्य की मांग की गई तो ये सवाल उठे कि अगर कल को राज्य बन गया तो फिर आप कहाँ से इस राज्य को चलाओगे, राज्य चलेगा कैसे, तो इसकी संभावनाएं क्या हैं। तो उस पर एक ब्लूप्रिंट जारी किया 1992 में बागेश्वर से, जो उत्तरायणी का मेला होता बागेश्वर में, तो वहाँ पर एक ब्लूप्रिंट जारी किया। उस ब्लूप्रिंट को तैयार करने में भी इनकी अहम भूमिका थी। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ बनेगी, क्योंकि उत्तराखंड में गढ़वाल का अलग रीजन है, कुमाऊं का अलग रीजन है, कुछ भाग तराई का है, और इन सब को मिलकर अगर राजधानी कहाँ बनाई जाए उसका विवाद हो सकता है। ये सवाल उत्तराखंड राज्य विरोधियों ने आंदोलन के दौरान उठाई और जनता को बरगलाने की कोशिश की कि कल को अगर राजधानी का मसला आएगा तो राजधानी कहाँ बनेगी। तो इसमें भी विपिन चंद्र त्रिपाठी ने अपना बहुत बड़ा दृष्टिकोण देकर और एक बड़ा वक्तव्य देकर गैरसैंण, जहां अभी भी वर्तमान ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की है, ये निर्णय में भी उनकी अहम भूमिका रही कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाई जाएगी। और जहां 25 दिसंबर 1992 में चंद्र सिंह गढ़वाली की आदमकद मूर्ति लगाकर
चंद्रगढ़ के नाम पर उस स्थान की घोषणा भी की। नेता है, उन्होंने लोगों को अपने चारणों को इकट्ठा किया, रामलीला मंचों से अपनी आरतियां करवाई, अपनी स्तुतियां करवाई, और यही सिलसिला चलते चलते जितने भी राष्ट्रीय नेता हुए इस पहाड़ की धरती से, वो इतने बौने राष्ट्रीय नेता हुए, वो दिल्ली के तख्ते ताउस पर विराजमान भले ही रहे हों, लेकिन कभी उनको पहाड़ की धरती ने एक छत्र अपना नेता नहीं माना। वो कितने ही बड़े केंद्र में बैठे हुए नेता, चाहे कांग्रेस के रहे हो चाहे भाजपा के रहे हो, क्योंकि उनका कोई दर्द इस उत्तराखंड के प्रति नहीं रहा। और नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, आधा अधूरा राज्य बना। उस राज्य बनाने से पहले जो राज्य का जो विधेयक उत्तर प्रदेश से इनके विजन के अनुसार, उत्तराखंड क्रांति दल की ब्लूप्रिंट के अनुसार कौशिक आयोग की जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, और उस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 1993 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से विधेयक पास करके केंद्र को भेजा था। उसमें 29 संशोधन उत्तराखंड विरोधी कर दिए गए। उत्तराखंड के संसाधनों को उत्तराखंड से छीन लिया गया, उत्तराखंड से उसके संसाधनों के अधिकार छीन दिए गए, उत्तराखंड में चल रही सारी परियोजनाओं पर उत्तराखंड का अधिकार हटा दिया गया, और जितनी भी परिसंपत्तियां थी बनी हुई या निर्माणाधीन, उन पर सारा आज भी जो टैक्स आता है, जो उत्पाद वो करते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो सारे उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के पास जाता है। राज्य आंदोलन हुआ, उन तथाकथित राष्ट्रीय नेताओं ने हमेशा राज्य आंदोलन का विरोध किया। ये तो अलग बात है कि जनता का बलिदान था, जनता का त्याग था, उन शहीदों का बलिदान था, हमें राज्य मिला, अन्यथा ये राष्ट्रीय नेता चाहते तो कभी ये उत्तराखंड राज्य नहीं बना। तो आज उत्तराखंड सिर्फ लघु पनबिजली योजनाओं के माध्यम से ही पूरा राज्य आत्मनिर्भर बन सकता है। हमारे पास सारे खनिज हैं, हमारे पास कृषि का इतना विशाल उत्पादन है, आज भी पूरे उत्तराखंड को खिलाने के बाद 10 लाख टन से ज्यादा नेशनल पूल में जाता है। उसके अलावा ऐसा पर्यटन का क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जहां धार्मिक पर्यटन है, जहां आध्यात्मिक पर्यटन है, जहां नैसर्गिक पर्यटन है। उसके अलावा हर क्षेत्र में उत्तराखंड अपने में सक्षम है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, या जो सत्ता में बैठे रहे, या जो कल के दिन फिर लोगों को शब्दबाज दिखाकर दिल्ली के तख्ते ताउस पर बैठना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वास्तव में उत्तराखंड का आम आदमी, यहाँ के फटेहाल, यहाँ के गरीब, यहाँ से सबसे कमजोर और यहाँ के दलित के घर का भी चिराग जले, उसका बेटा भी स्वाभिमान के साथ खड़ा हो, उत्तराखंडी को भी लगे कि ये राज्य मेरे लिए बना, मेरे बच्चों के लिए बना, आने वाली पीढ़ी के लिए बना। ये उनका सोच नहीं है। हमारे पास जल, जंगल, जमीन का कोई अधिकार नहीं है। तो इन सारी चीजों को, चिंताओं को लेकर जब राज्य बना, उसके बाद पूरे प्रदेश में भ्रमण करके जागरूकता फैलाई कि हमें राज्य के नाम पर झुंझुना दिया गया है, और इसलिए जनता को कहा जाकर, जनता के पास जाकर कि जागरूक होकर आप निर्णय लीजिए 2002 के चुनाव में। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सबसे पहले विधायक के रूप में 1980 में आपकी इस महान जनता ने माननीय जसवंत सिंह बिष्ट जी को जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा था। तहसील या यहाँ की जनता का दायित्व है कि जो कार्य आपने सबसे पहले किया, आज फिर आपके नेतृत्व की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में फिर एक बार इस धरती के लालों के नेतृत्व में उत्तराखंड की लड़ाई को वास्तव में यहाँ के शहीदों के सपनों के राज्य के रूप में परिवर्तित किया जाए। ये आज हमारा सपना है, हमारी पीड़ा है कि एक समय आएगा जब पहाड़ का बेटा हिंदुस्तान के कोने कोने में एक मंच पर संगठित होगा। एक बार क्षेत्रीय संगठन को आगे लाइए, एक बार क्षेत्रीय संगठन की सरकार उत्तराखंड में बने, भारत की संसद में क्षेत्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व हो, उसके बाद उसका परीक्षा की घड़ी आएगी, फिर आने वाले उसके 5 साल बाद निर्णय करने का अधिकार आपको होगा। पर परिणति ये हुई कि 2002 के चुनाव में जो ये आंदोलनकारी संगठन था, इसको मात्र 4 विधायक आए, उसमें एक विधायक विपिन चंद्र त्रिपाठी थे। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने दमखम पर काफ़ी लड़ाई वहाँ पर लड़ी, और वहाँ उस समय मुख्यमंत्री बने नरेंद्र तिवारी, उनके साथ इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र और उत्तराखंड के जितने संभव कार्य हो सकते थे, क्योंकि नरेंद्र तिवारी और जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, कांग्रेस उत्तराखंड क्रांति दल की प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल था, तो इसलिए जो उत्तराखंड क्रांति दल का विजन था या उत्तराखंड क्रांति दल का जो ब्लूप्रिंट था राज्य के संबंध में, उसको दरकिनार रखा गया, उस पर काम ही नहीं किया गया, क्योंकि उससे राजनीतिक फायदा उत्तराखंड क्रांति दल को मिलता, ये समझकर एक द्वेष के तहत उन चीज़ों पर काम नहीं हुआ, और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज भी उत्तराखंड में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, और हद तो यहाँ तक हो गई कि आज मूल निवास को लेके आंदोलन हो रहा है, आज भू कानून को लेके आंदोलन हो रहा है, जिसको लेके वहाँ पर जो उस सरकार की, वहाँ की सरकारों की जवाबदेही है, जिसको काम जिम्मेदारी है, तो उसको लेकर भी वहाँ की जनता आंदोलन कर रही है। उत्तराखंड के जितने भी जागरूक लोग हैं, वो 23 फरवरी के दिन, जिस दिन उनका जन्मदिन है, और आज 30 अगस्त को दोरहाट में जाकर उनको याद करते हैं। उनके साथ साथ उत्तराखंड के लिए अलग अलग तरीके से योगदान देने वाले, उत्तराखंड की संस्कृति के लिए जिन्होंने योगदान दिया, उत्तराखंड के साहित्य के लिए जिन्होंने योगदान दिया, प्रकृति के लिए, या फिर शासन प्रशासन में किसी न किसी रूप में जिन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड के समाज को आगे बढ़ाने में किसी भी तरह से जिसने सहयोग दिया, उन सबको याद किया जाता है। और याद किया जाता है खटीमा के शहीदों को, याद किया जाता है मसूरी के शहीदों को, याद किया जाता है 2 अक्टूबर के शहीदों को, या उसके बाद
जितना भी आंदोलन उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड आंदोलन के नाम पर उत्तराखंड राज्य के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी आहुति दी, उन सबको याद किया जाता है आज के दिन दौराहाट में, और सबको इस मौके पर इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि दी जाती है। और एक बार पुनः त्रिपाठी जी को उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।